वेलकम बैक टू जेआरएफ अड्डा। हमारी पीवाईक्यू सीरीज चल रही थी यूनिट वन की। यूनिट वन हिंदी भाषा और उसका विकास हम पढ़ रहे थे। हमने बैच की क्लासेज में हिंदी भाषा और उसका विकास पढ़ लिया है और उसके बाद में हमारी चल रही है पीवाईक्यू की सीरीज। तो हमने कितने प्रश्न कर लिए हैं? लगभग 35 प्रश्न देख लिए हैं हिंदी भाषा और उसके विकास के। उसके बाद में अब हम कंटिन्यू करते हैं हमारे आगे के प्रश्न। आगे के प्रश्न में देखिए, हिंदी भाषा और उसका विकास, हिंदी भाषा से किस तरीके के प्रश्न पत्र आते हैं वो यहाँ देखिए। प्रयोजन मूलक हिंदी की विशेषता नहीं है। कौन सी विशेषता नहीं है? अलंकारिकता, भाषिक विशिष्टता, वैज्ञानिकता या अनुप्रयुक्ता। अब आप इस प्रश्न को देखिए, इस प्रश्न को देखिए और इसका उत्तर बताइए कि प्रयोजन मूलक हिंदी की विशेषता कौन सी नहीं है। इस चीज में आप इस चीज का भी ध्यान रखना कि प्रश्न पढ़ते वक्त सावधानी रखना कि ये नहीं है पूछ रहा है पूछ रहा है, सत्य असत्य, मत सही है नहीं है, क्योंकि ये छोटी छोटी सी चीजें हम हड़बड़ाहटी में भूल जाते हैं, हम ध्यान नहीं देते और हमारा प्रश्न, सही प्रश्न को गलत और गलत को सही करके आ जाते हैं, मतलब प्रश्न को नहीं और है के संदर्भ में। ठीक है, तो प्रयोजन मूलक हिंदी की विशेषताएं नहीं है। कौन सी नहीं है? अलंकारिकता, भाषिक विशिष्टता, वैज्ञानिकता, अनुप्रयुक्तता। कौन सी नहीं है? देखते हैं इसका उत्तर। प्रयोजन मूलक हिंदी की विशेषता में अलंकारिकता नहीं है। कौन क्या नहीं है? अलंकारिकता नहीं है। ठीक है, भाषिक विशिष्टता, भाषिक विशिष्टता, वैज्ञानिकता और अनुप्रयोगता प्रयोजन मूलक हिंदी की विशेषता है। तो प्रयोजन मूलक जो हिंदी है उसकी विशेषताओं में अलंकारिकता नहीं है, अलंकार को वो महत्व नहीं देते प्रयोजन मूलक हिंदी में। बाकी भाषाओं को देते हैं, भाषाओं की विशेषताओं को देखते हैं और वैज्ञानिकता को, अनुप्रयुक्तता को किस जगह प्रयोग हो रही है उसको महत्व दिया जाता है। ठीक है, आगे का प्रश्न देखते हैं कि संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है कि संघ का यह कर्तव्य होगा कि वह हिंदी का प्रचार प्रसार बढ़ाए। पिछली कक्षा में हमने ये बहुत अच्छे से, बहुत ढंग से पढ़ा था कि हिंदी का प्रचार प्रसार करना है तो वो किस तरीके से होगा, किस तरीके से हम हिंदी का प्रचार प्रसार कर सकते हैं, कौन से अनुच्छेद के तहत जाता है? अनुच्छेद 351 के तहत। ठीक है, इसका सही उत्तर अनुच्छेद 351। ठीक है, अनुच्छेद के संविधान के अनुच्छेद 351 में वर्णित है कि संघ का यह कर्तव्य होगा कि वह हिंदी भाषा का प्रचार प्रसार करे, हिंदी भाषा को आगे बढ़ाए। बहुत सरल प्रश्न था ये। आगे का प्रश्न देखते हैं कि निम्नलिखित बोलियों के क्षेत्र को उनके निम्नलिखित बोलियों के को क्षेत्र के अनुसार सुमेलित कीजिए। भाई साहब, ये थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है, ट्रिकी प्रश्न है, थोड़ा सा याद करने वाली चीजों का प्रश्न है। अब आप इसका बताएंगे। क्या प्रश्न है कि अवधी कहाँ बोली जाती है, ब्रज कहाँ बोली जाती है, भोजपुरी कहाँ बोली जाती है और मैथिली कहाँ बोली जाती है? इधर है मथुरा, बनारस, मुंगेर, इलाहाबाद। अब मथुरा और बनारस, ठीक है, मथुरा में कौन सी ज्यादा बोली बोली जाती है? मेरे हिसाब से, मतलब अनुमानित हम एक शब्द उत्तर देखते हैं तो ब्रज, ब्रज में ब्रज भाषा, ब्रज भाषा बोली जाती है मथुरा में। ठीक है, ब्रज भाषा बोली जाती है मथुरा में। ठीक है, अवधि को आप कहां लेंगे? बनारस, मुंगेर, इलाहाबाद। इलाहाबाद में अवधि, अवधि के साथ जा सकते हैं क्या? ई में, एक में ई, एक में ई यहां मिलता है, ब्रज में ए। ठीक है, ये तो हम इसके साथ जाते हैं, आंसर डी के साथ जाते हैं। तो देखते हैं क्या हमारा सही प्रश्न है क्या? डी, बिल्कुल हमारा प्रश्न बिल्कुल सही है। हम जा रहे हैं डी के साथ कि अवधि कहाँ बोली जा रही है? इलाहाबाद में। ब्रज कहाँ बोली जा रही है? मथुरा में। भोजपुरी कहाँ बोली जा रही है? बनारस में। मैथिली कहाँ बोली जाती है? मुंगेर में। मुंगा कहते हैं ना, मुंडा भाषा जो हमने पिछली कक्षाओं में देखी है। अब एक चीज आप ध्यान से समझिए कि पीवाईक्यूज करवाने के पीछे का जो महत्व होता है, जो कहते हैं ना, इसके पीछे का जो काम है, जो महत्वपूर्ण दिशा है कि आप एक प्रश्न में चार चीजें याद कर रहे होते हैं। ठीक है, एक प्रश्न है, आपने एक ही यस और नो किया, यानी कि आपने एक ही प्रश्न को देखा। लेकिन अगर आप पीवाईक्यूज कर रहे हैं और पीवाईक्यूज को इस तरीके से कर रहे हैं कि उसके जो और तीन ऑप्शन हैं उनके साथ भी आप सम्मिलित हो रहे हैं। अब चार, तो एक प्रश्न के साथ चार शब्दों को, चार प्रश्नों को, चार उत्तर, चार अवधारणाएं आप समझ पाते हैं।
ठीक है, आगे देखते हैं, खड़ी बोली के जन्म का समय माना जाता है। अब खड़ी बोली आपने पढ़ ली है भाई साहब, खड़ी बोली आपने पढ़ ली है तो खड़ी बोली के जन्म का समय आपको पता ही होगा। कौन सा समय है? 1000 ईस्वी के आसपास, 500 ईस्वी के आसपास, 800 ईस्वी पूर्व के आसपास और 500 ईस्वी के पूर्व के आसपास। तो ईस्वी पूर्व, इसमें ईस्वी पूर्व के साथ तो हम जा ही नहीं सकते, इसको हटा दो। अब 1000 ईस्वी और 500 ईस्वी इसके साथ जाए कि इन दोनों में से आप जवाब बताइए कि कौन सा है, कौन सी भाषा, कौन सा क्षेत्र, कौन सा समय काल हमारी खड़ी बोली हिंदी के लिए है। ठीक है, बताइए। देखते हैं कि खड़ी बोली के जन्म का समय 1000 ईस्वी से है। खड़ी बोली के जन्म का समय कौन सा है? 1000 ईस्वी के आसपास का माना जाता है। खड़ी बोली के प्रथम कवि अमीर खुसरो को माना गया है, शेष दिए गए समय असंगत है। तो खड़ी बोली के प्रथम कवि के रूप में हम किसे देखते हैं? अमीर खुसरो को। और इसकी खड़ी बोली का जन्म काल क्या है? खड़ी बोली का जन्म काल क्या है? 1000 ईस्वी। ठीक है, आगे देखते हैं, पाली किस धर्म की भाषा है? पाली वैदिक, जैन, बौद्ध और सिख। अब ये चीज भी हमने पढ़ ली है कि भाई साहब पाली भाषा है, कौन से धर्म में सबसे ज्यादा प्रयुक्त हुई है? कौन से धर्म में हुई है? बौद्ध धर्म में। ठीक है, आगे देखते हैं क्या हमारा प्रश्न सही है, उत्तर सही है, बिल्कुल। पाली बौद्ध धर्म की भाषा है। बौद्ध धर्म के संस्थापक महात्मा बुद्ध ने अपने उपदेश तत्कालीन समय की जनभाषा पाली में ही दिए हैं। बौद्ध धर्म के पवित्र ग्रंथ त्रिपिटक भी पाली भाषा में ही लिखे गए हैं, जबकि वैदिक ग्रंथों की भाषा संस्कृत तथा जैन धर्मों की भाषा प्राकृत है। अब ये चीज तो देख ली कि पाली भाषा बौद्धों की है, बौद्धों की भाषा पाली है, लेकिन इसके अलावा जैनों की देख लो कि जो जैन है उनकी भाषा कौन सी है? प्राकृत। जैनों की भाषा कौन सी है? प्राकृत। ठीक है, वैदिक संस्कृत, लौकिक संस्कृत संस्कृत में है ना। पाली बौद्धों की भाषा है। ठीक है, बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन है? महात्मा बुद्ध। उन्होंने अपने तत्कालीन समय की जनभाषा में पाली में ही उपदेश दिए। पवित्र ग्रंथ कौन सा है इनका? त्रिपिटक। ठीक है, तो बौद्ध धर्म में पाली भाषा है, पाली भाषा में लिखा गया है त्रिपिटक। महात्मा बुद्ध इसके प्रवर्तक हैं, पाली भाषा में लिखा गया है त्रिपिटक। और जैन भाषा है वो जैन जो ग्रंथ है वो प्राकृत भाषा में लिखे गए हैं। ठीक है, तो इस तरीके से तीनों मतलब 360 डिग्री घुमा दो एक प्रश्न को, आपको घुमा दो कि भाई ऐसे 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 ऐसे, तो इसका आंसर मिल जाएगा। हिंदी के अंतर्गत मुख्यतः कितनी बोलियां हैं? ये भी हमने कर लिया, इससे सरल तो कोई सवाल ही नहीं होना चाहिए, है भी नहीं। देखो, पाली हिंदी के अंतर्गत कितनी बोलियां है? 17। ठीक है, देखो इसको आगे, बिल्कुल हिंदी के अंतर्गत मुख्यतः 17 बोलियां हैं जो निम्नलिखित है। कौन कौन सी है? कौरवी खड़ी बोली, ब्रजभाषा, हरियाणवी या बांगरू, बुंदेली, कन्नौजी, मारवाड़ी, जयपुरी, मेवाती, मालवी, कुमानी, गढ़वाली, अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी, मगही, भोजपुरी, मैथिली। तो जब हमारी क्लास हुई थी, हमने बैच में जो क्लास पढ़ी थी वहां पर हमने सारी की सारी 17 भाषाओं का उल्लेख किया था, उसको विस्तार से पढ़ा था। जो महत्वपूर्ण 17 बोलियां हैं कौन से संविधान में आई हुई है वो भी हमने पढ़ा था ना, कौन से संविधान संशोधन में आई हुई है वो भी पढ़ा था, कितनी भाषाएं हैं वो भी पढ़ा था, कौन कौन से क्षेत्र में बोली जाती है वो भी हमने पढ़ा था। ठीक है, तो आगे देखते हैं कि आधुनिक आर्य भाषाओं के वर्गीकरण के अनुसार पूर्वी समुदाय की भाषा नहीं है। अब ये है थोड़ा सा प्रश्न कि आधुनिक आर्य भाषाओं के वर्गीकरण के अनुसार पूर्वी समुदाय की भाषा नहीं है। अब कौन सी भाषा नहीं है वो देखिए भाई, उड़िया, मराठी, बंगाली या असमिया। उड़िया, मराठी, असमिया, बंगाल। ठीक है, उत्तर देख रहे हैं इसका। आधुनिक आर्य भाषाओं के वर्गीकरण के अनुसार पूर्वी समुदाय की भाषा में मराठी भाषा नहीं है। कौन सी भाषा नहीं है? मराठी भाषा नहीं है। कौन सी भाषा नहीं है? मराठी। बल्कि मराठी दक्षिणी समुदाय की भाषा है। जो मराठी भाषा है वो दक्षिणी समुदाय की भाषा है। ठीक है, जो मागधी पूर्व अपभ्रंश की भाषाएं कौन कौन सी है? बिहारी, बंगला, असमिया, उड़िया। हमने ये भी देख लिया था कि कौन कौन से अपभ्रंश है, कौन कौन सी सोर से नहीं अपभ्रंश, मागधी अपभ्रंश, अर्धमागधी अपभ्रंश, वो हमने देख लिए थे। ठीक है, अब उसमें ये देखिए
कि मागधी अपभ्रंश में कौन सी बोलियां बोली जाती है? बिहारी, बंगला, असमिया और उड़िया। ठीक है, आगे देखते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, विकास की दृष्टि से प्राकृत की पूर्वकालिक अवस्था का नाम है। प्राकृत की पूर्वकालिक अवस्था, अब पाली, प्राकृत और अपभ्रंश, तो निश्चित रूप से पाली है। ठीक है, आप इसको ऐसे क्रम से याद रखो ना कि पाली है, फिर प्राकृत है, फिर अपभ्रंश है। पाली 2 शब्द की, 2 के बाद आई 3, प्राकृत यानी कि दूसरे नंबर पे, फिर आई अपभ्रंश यानी कि 4 शब्दों में। तो पाली, प्राकृत, अपभ्रंश। तो हम इसके साथ जाएंगे कि विकास की दृष्टि से पाली की पूर्वकालीन अवस्था की, पूर्वकालिक अवस्था की भाषा है पाली। विकास की दृष्टि से प्राकृत की पूर्वकालिक अवस्था का नाम है पाली। भाषा विकास का क्रम इस प्रकार है। ठीक है, किस प्रकार है कि संस्कृत, पाली, प्राकृत, अपभ्रंश, जो कि अवहट्ट भी निकलती है थोड़ी सी, फिर आती है हमारी हिंदी। हिंदी कहां से निकलती है? सोर से नहीं अभ्रंश से निकलती है। ठीक है, कौन से अभ्रंश से निकलती है? सोर से नहीं अभ्रंश से। अगला प्रश्न है कि इसमें से अपभ्रंश भाषा का काल कौन सा है? अब भाई साहब ये आप ढूंढो कि अपभ्रंश भाषा का काल कौन सा है। थोड़ा सा कठिन प्रश्न है, आप ही देख लो इसको, मेरे तो बस की बात है नहीं। कि इनमें से अपभ्रंश भाषा का काल कौन सा है? 1000 ईस्वी पूर्व से 500 ईस्वी पूर्व तक, 1500 ईस्वी से 500 ईस्वी पूर्व तक, 500 ईस्वी पूर्व से ये 1000 ईस्वी तक। ठीक है, 500 ईस्वी से 1000 ईस्वी तक कौन सा अपभ्रंश का कौन सा है? अब देखिए कि पाली है, प्राकृत है, अपभ्रंश है, तो सबसे पहले पाली आएगी, फिर प्राकृत आएगी, फिर अपभ्रंश आएगी। ठीक है, तो उस तरीके से इसका काल देखिए, ये रहा। अपभ्रंश का काल 500 ईस्वी पूर्व से 1000 ईस्वी तक है। 500 ईस्वी से 1000 ईस्वी तक है, यानी कि ये आगे की तरफ बढ़ रहे हैं। ठीक है, एक जाती है रिवर्स में, उल्टे में, है ना। तो वो चीज अपन देखते हैं कि अपभ्रंश भाषा का काल तो हो गया 500 ईस्वी पूर्व से 1000 ईस्वी तक, ईस्वी से ईस्वी तक। वैदिक संस्कृत की भाषा 500 ईस्वी पूर्व से 1000 ईस्वी पूर्व तक। अब ये देखते हैं, यहाँ पर है हमारी भाषा, मतलब यहाँ से हमारा काम शुरू, यहाँ से हमारी भाषा का नामकरण हो रहा है कि हाँ भाई साहब भाषा है, उसकी समय सीमा हमें निर्धारित करनी पड़ेगी, वरना ऐसे तो हमें कैसे पता चलेगा कि हमारी हिंदी कहाँ से शुरू हो रही है, पाली प्राकृत कहाँ से शुरू हो रही है, तो वो चीज। अब वैदिक संस्कृत भाषा 1000 ईस्वी पूर्व से 1000 ईस्वी से इसको दोबारा बनाते हैं। देखो ये टाइमलाइन बनाते हैं, ऐसे समझो आप कि ये एक पूरा, ये है समय रेखा, क्या बोल सकते हैं इसको? समय रेखा। ठीक है, आप इसको इसका सेंटर बिंदु मानो कि ये इसका सेंटर बिंदु है। यहां से हमने नामकरण करना शुरू किया। अब चूंकि इससे पहले की चीजें हमारे पास थी नहीं, हमें पता ही नहीं था किस तरीके से भाषा का नामकरण हो रहा है और किस तरीके से नहीं, तो वैदिक संस्कृत भाषा 1500 ईस्वी पूर्व से 1000 ईस्वी पूर्व तक, है ना। तो अब इधर, है ना, इधर जाओ आप ईस्वी पूर्व, इधर जाओ आप ईस्वी पूर्व तक, है ना, और ये सिर्फ ईस्वी। ठीक है, इधर ईस्वी का काउंट करेंगे, इधर ईस्वी पूर्व का काउंट करेंगे। यार ये मिटाने का क्यों नहीं आ रहा है? चलो छोड़ो इसको, है ना। वैदिक संस्कृत की भाषा 1500 ईस्वी पूर्व से 1000 ईस्वी पूर्व तक। अब अपन ईस्वी पूर्व में है ना, ये ईस्वी पूर्व इधर का मानेंगे और ईस्वी उधर का मानेंगे, तो 1000 ईस्वी पूर्व से 1500 ईस्वी पूर्व तक। अब यहां पर मानते हैं हम 1500 ईस्वी पूर्व, 1500 ईस्वी पूर्व, और फिर यहाँ पे मान लेते हैं 1000 ईस्वी पूर्व। ठीक है, उसके बाद में हम यहाँ देख लेते हैं 500 ईस्वी पूर्व। ठीक है, और यहाँ पर मान लेते हैं 1 ईस्वी। ठीक है, यहाँ इसके बाद में तो हम आगे बढ़ेंगे, तो 1500 ईस्वी पूर्व से 1000 ईस्वी पूर्व तक यहाँ पर चलती है हमारी वैदिक संस्कृत। ठीक है, उसके बाद में
लौकिक संस्कृत 1000 ईस्वी पूर्व से 500 ईस्वी तक। अब इस समय काल में भाई, इस समय काल में क्या चल रहा है, वैदिक संस्कृत आ रही है, और फिर इस समय काल में क्या चल रहा है, लौकिक संस्कृत। ठीक है, उसके बाद में 500 ईस्वी पूर्व से 1 ईस्वी तक, 500 ईस्वी पूर्व से 1 ईस्वी तक क्या आता है, हमारी पाली। ठीक है, ये पूरी की पूरी टाइमलाइन है। ठीक है, मानो कि यहां से आपने शुरू किया है, यहां से आपने शुरू किया है इनका समय काल निर्धारित करना, तो आप इसके पीछे आएंगे, पीछे का आएंगे कि 1000 ईस्वी से 500 ईस्वी पूर्व तक जाएगी आपकी पाली। ठीक है, और 500 ईस्वी पूर्व से 1000 ईस्वी पूर्व तक जाएगी लौकिक संस्कृत, और 1000 ईस्वी पूर्व से 1500 ईस्वी पूर्व तक जाएगी आपकी वैदिक संस्कृत। ठीक है, अब हम घूमते हैं वापस ईस्वी की तरफ, है ना। ईस्वी में 1 ईस्वी से 500 ईस्वी, तो ये एक ईस्वी यहां पर मान लीजिए 500 ईस्वी। ठीक है, तो 1 ईस्वी से 500 ईस्वी तक कौन सी भाषा आ गई है हमारे पास, प्राकृत। पाली के बाद कौन सी आ रही है, प्राकृत। ठीक है, और 500 ईस्वी से 1000 ईस्वी तक, है ना, 500 ईस्वी हमने यहाँ काउंट कर लिया, तो यहाँ पर कर लीजिए 1000 ईस्वी। ठीक है, 1000 ईस्वी, तो 500 ईस्वी से 1000 ईस्वी में कौन सी आ रही है, अपभ्रंश। अब अपभ्रंश के साथ साथ थोड़ी सी आ जाती है अवहट्ट भी। अब यहाँ पे विद्यापति साहब जो पधारे थे, उन्होंने अवहट्ट में लिखना शुरू कर दिया, मैथिली में लिखना शुरू कर दिया, और अपभ्रंश में तो लिख ही रहे थे, भाषा ही बहुत थी, तो उस तरीके से। और फिर उसके बाद में इस 1000 के बाद में जितनी भी भाषा आ रही है ना, जो भी भाषा का समय काल आ रहा है वो अद्यतन आ रहा है, यानी कि आधुनिक जो भाषाएं हैं वो यहाँ पे मिल रही है। ठीक है, तो इस समय सारणी को थोड़ा सा ध्यान रखना कि यहाँ से अगर हम समय रेखा निर्धारित करते हैं तो ईस्वी यहाँ से मानते हैं, तो ईस्वी पूर्व और ईस्वी। ठीक है, ईस्वी पूर्व और ईस्वी के पश्चात वाली चीजें हम काउंट नहीं करते, हम पूर्व वाली काउंट करते हैं। तो ईस्वी पूर्व, तो 1 ईस्वी से 500 ईस्वी पूर्व पाली का समय है, 500 ईस्वी पूर्व से 1000 ईस्वी पूर्व तक संस्कृत का, लौकिक संस्कृत का समय काल है, और 1000 ईस्वी पूर्व से 1500 ईस्वी पूर्व तक वैदिक काल का, वैदिक संस्कृत का काल है। ठीक है, और इसके बाद में ईस्वी से आगे की तरफ जाएंगे, ये जा रहा है रिवर्स, उल्टे की तरफ, उल्टा चलता है ये समय काल, जैसे बीसी में चलता ना, बिफोर क्राइस्ट, आफ्टर क्राइस्ट, वो वाला। तो इसके बाद में 1 ईस्वी से 500 ईस्वी प्राकृत चलती है, और 500 ईस्वी से 1000 ईस्वी अपभ्रंश चलती है, और 1000 ईस्वी के बाद आज तक जो चल रही है वो हमारी आधुनिक भाषाओं में शामिल है। उम्मीद है ये चीज आपको समझ में आई होगी, क्योंकि बहुत मेहनत लगा दी भाई आप लोगों को समझाने में। ठीक है, तो इस वाली चीज को आप बिल्कुल नोट डाउन करके रखना कि किस तरीके से उल्टा सीधा रिवर्स में चलता है और फॉरवर्ड में चलता है। ठीक है, आगे का हम देखते हैं। आगे का सवाल प्रश्न है, जिस भाषा में अरबी, फारसी, तुर्की शब्दों का अधिक प्रयोग होता है वह कौन सी भाषा है, भाई साहब बताओ। अरबी, फारसी, तुर्की शब्दों का अधिक प्रयोग होता है, तो मैथिली में तो होगा नहीं, अवधी में होगा नहीं, भोजपुरी में होगा नहीं, हिंदुस्तानी में ही होगा। हिंदुस्तानी कौन सी भाषा है, हिंदुस्तानी है हिंदी, और उर्दू का मिला जुला रूप हिंदुस्तानी भाषा, और उसी में अरबी, फारसी, तुर्की शब्दों का मिला जुला रूप आपको यहाँ पे देखने को मिलता है। जिस भाषा में अरबी, फारसी, तुर्की शब्दों का अधिक प्रयोग होता है वह है हिंदुस्तानी भाषा, प्रारंभिक खड़ी बोली है, जबकि भोजपुरी, मैथिली, बिहारी हिंदी की बोलियां है, अवधी पूर्वी हिंदी की बोली है। ठीक है, तो हिंदुस्तानी भाषा में ही हमें मिलता है हिंदी, उर्दू का सम्मिलित रूप। ठीक है, आगे देखते हैं कि झांसी, जालौन, हमीरपुर में कौन सी बोली बोली जाती है, बुंदेली, कन्नौजी, ब्रजभाषा, मालवी। तो बुंदेली। ठीक है, बुंदेली बोली, झांसी, जालौन और हमीरपुर में कौन सी भाषा बोली जाती है, झांसी, जालौन, हमीरपुर में बुंदेली बोली बोली जाती है, जबकि कन्नौजी कहाँ बोली जाती है, कन्नौजी इटावा, हरदोई और कानपुर में। ठीक है, झांसी, जालौन, हमीरपुर में बुंदेली बोली बोली जाती है। जो आपने वो कविता सुनी है ना, झांसी की रानी की, हर बोलो के बोलो बोल, खूब लड़ी मर्दानी, वो झांसी वाली रानी थी, वो इसमें थी, बुंदेली भाषा में लिखी हुई कविता थी। बाकी कन्नौजी जो भाषा है, कन्नौजी जो बोली है इटावा, हरदोई और कानपुर में बोली जाती है। बाकी ब्रज भाषा का आपको पता ही है, मथुरा, आगरा में ये प्रचलित है।
आगे देखते हैं, भोजपुरी बोली की उत्पत्ति हुई है। भोजपुरी बोली की उत्पत्ति कौन से उससे, भोजपुरी बोली की उत्पत्ति कौन से अपभ्रंश से हुई है? मागधी, शोरशनी, ब्राचड़ या अर्धमागधी, कौन से अपभ्रंश से हुई है भोजपुरी बोली की उत्पत्ति? देखिए ये रही, जो महत्वपूर्ण भाषाएं हैं, जो महत्वपूर्ण अपभ्रंश है, उनमें कौन सी बोली का कहां से उत्पन्न हुई है, वो कि अपभ्रंश और उत्पन्न बोली। अर्धमागधी अपभ्रंश से अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी उत्पन्न हुई है। मागधी अपभ्रंश से मैथिली, मगही, भोजपुरी। शोरसेनी से हमारी ब्रज भाषा, खड़ी बोली, राजस्थानी, बुंदेली, कन्नौजी और हरियाणवी। ब्राचड़ से सिंधी और पैशाची से लहदा और पंजाबी। ठीक है, तो ये महत्वपूर्ण अपभ्रंश है और इन महत्वपूर्ण अपभ्रंशों से ये बोलियां निकली हुई है। ठीक है, अपभ्रंश अर्धमागधी अपभ्रंश से अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी। मागधी से मैथिली, मगही, भोजपुरी। शोरसेनी से ब्रजभाषा, खड़ी बोली, राजस्थानी, बुंदेली, कन्नौजी और हरियाणवी। ब्राचड़ से सिंधी और पैशाची से लहदा और पंजाबी। ये अपभ्रंश है और अपभ्रंश से निकली हुई महत्वपूर्ण बोलियां हैं। ठीक है, मगही किस उपभाषा की बोली है? मगही राजस्थानी की, पश्चिमी हिंदी और बिहारी। अच्छा, ये दो ऑप्शन एक जैसे आ गए ना, तो राजस्थानी, पश्चिमी हिंदी और बिहारी। तो मगही जो भाषा है वो बिहारी भाषा की है। मगही बिहारी भाषा से निकली हुई उपबोली है। देखते हैं इसका उत्तर क्या है। डी, मगही, बिल्कुल सही, एकदम सही। ठीक है, कि मगही जो भाषा है वो बिहारी बोली की, मगही बिहारी हिंदी उपभाषा की बोली है। इसमें मगही, मैथिली, भोजपुरी आती है। हिंदी की अन्य उपबोलियां इस तरीके से हैं कि राजस्थानी, जयपुरी, मेवाती, मालवी और मारवाड़ी। ठीक है, पश्चिमी हिंदी में ब्रजभाषा और खड़ी बोली। ठीक है, पूर्वी हिंदी में अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी। ठीक है ना, तो ये महत्वपूर्ण भाषाएं हैं, महत्वपूर्ण बोलियां हैं, जो महत्वपूर्ण बोलियां जो महत्वपूर्ण भाषाओं के क्षेत्र से निकली हुई है। आगे देखते हैं, एकाक्षरी भाषा परिवार से तात्पर्य है। एकाक्षरी भाषा परिवार से तात्पर्य है, क्या तात्पर्य है? सिमेटिक, हेमेटिक परिवार, चीनी भाषा परिवार, काकेशियन परिवार, आस्ट्रो एशियाटिक परिवार। क्या है, क्या तात्पर्य मानते हैं आप एकाक्षरी भाषा परिवार से? अब ये नए तरीके का प्रश्न है, परंतु ये विश्व में भाषाओं का जो परिवार है, वैश्विक भाषिक जो परिवार है, उसके आधार पर है, उन वहां का प्रश्न है। तो इसका उत्तर देखते हैं। एकाक्षरी भाषा परिवार से तात्पर्य चीनी भाषा परिवार से है, जबकि सेमेटिक, हेमेटिक परिवार, कॉकेशियन परिवार और आस्ट्रो एशियाटिक परिवार सभी असंगत है। ठीक है, तो एकाक्षरी भाषा परिवार से तात्पर्य है चीनी भाषा का परिवार। अब चूंकि हमने हिंदी भी पढ़ी है, हिंदी हमारी भारोपीय भाषा में है, भारत की भाषा में है, लेकिन जो ये एकाक्षरी जो भाषा है वो किसमें है? चीनी में। तो विश्व की जो भाषा है भाई, हमारी बोली है, बोली के बाद में हमारे पास हिंदी है, हिंदी के आगे हमारी भाई बोली है, राजस्थानी है, हिंदी है, शोरसेनी अपभ्रंश है, भारोपीय परिवार है। भारोपीय परिवार के ऊपर मतलब भारोपीय परिवार जिस श्रेणी के अंतर्गत आता है उसमें चीनी परिवार की भाषा है, चीनी परिवार की भाषा है एकाक्षरी भाषा परिवार। ठीक है, आधुनिक भाषा विज्ञान के जनक कौन है? सोसुर, ग्लीसन, जेप्सन और ब्लूमफील्ड। इसमें है सोसुर। ठीक है, कौन है भाई साहब? सोसुर। देखिए, आधुनिक भाषा विज्ञान के जनक सोसुर है। कौन है? सोसुर। आधुनिक भाषा विज्ञान के जनक सोसुर है। इस चीज को आप याद रखना, क्योंकि कहीं से भी प्रश्न उठा लेते हैं, भाषा के परिवार से उठा लिया, भाषा से उठा लिया, बोली से उठा लिया, उनके क्षेत्रों से उठा लिया, वैश्विक पटल पे जो भाषाएं बोली जा रही है, क्योंकि थोड़ा बहुत तो हमें पढ़ना पड़ेगा ही ना। हम जब तक उसकी वंश परंपरा को नहीं समझेंगे, जब हम हमारी उत्पत्ति के हिसाब से नहीं पढ़ेंगे, तो हम प्रॉपर नहीं पढ़ पाएंगे। मतलब पूरा मूल भी तो पढ़ना है ना, कि आज है तो आज से पहले भी तो हमारा कोई अतीत रहा होगा, तो हमें अतीत के बारे में भी जानकारी होना आवश्यक है। और ये तो इतिहास है हिंदी भाषा का इतिहास है। आधुनिक भाषा विज्ञान के जनक सोसुर है। सोसुर की प्रसिद्ध पुस्तक कोर्स इन जनरल लिंग्विस्टिक है। कौन सी है? आधुनिक की पुस्तक कौन सी है? कोर्स इन लिंग्विस्टिक सर्वे। निम्नलिखित आधुनिक भाषाओं में से किसका संबंध अपभ्रंश की पैशाची बोली से है? अब सीधी सीधी पैशाची बोली आपने रटी ली होगी कि पैशाची बोली में कौन है? पैशाची बोली में है हमारी पंजाबी। ठीक है, इसको देखिए कि पैशाची बोली में कौन है? पंजाबी। ठीक है,
बिहारी, बिहारी हिंदी में कौन है? बिहारी हिंदी मागधी अपभ्रंश से है, गुजराती शोरसेनी अपभ्रंश से है, राजस्थानी शोरसेनी अपभ्रंश से है, और ये जो पंजाबी है वो पैसाची अपभ्रंश से है। ठीक है, तो पंजाबी भाषा पैसाची अपभ्रंश से निकलती है। ठीक है, आगे देखते हैं 52 नंबर पे प्रश्न, निम्नलिखित भाषाओं का सही अनुक्रम है। अब ये तो बिल्कुल सरल प्रश्न है, इसको तो आप आसानी से निकाल ही सकते हो कि क्रम क्या है, भाषाओं का क्रम क्या है। प्राकृत पाली अपभ्रंश अवहट्ट पाली प्राकृत अवहट्ट अपभ्रंश प्राकृत पाली अवहट्ट अपभ्रंश पाली प्राकृत अपभ्रंश अवहट्ट। सिंपल सी बात, पाली प्राकृत अपभ्रंश पाली प्राकृत अपभ्रंश अवहट्ट, ये लो पाली प्राकृत अपभ्रंश अवहट्ट, यानी कि डी वाला ऑप्शन, पाली फिर प्राकृत फिर अपभ्रंश फिर अवहट्ट। ठीक है, देखते हैं यही है क्या। दिए गए भाषाओं का सही अनुक्रम है पाली प्राकृत अपभ्रंश अवहट्ट। और ये समय काल टाइमलाइन हमने अभी देख ली। 11वीं सदी से 14वीं सदी के अपभ्रंश रचनाकारों ने अपनी भाषा को अवहट्ट कहा है। बिल्कुल, अवहट्ट शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग ज्योतिरीश्वर ठाकुर ने अपने वर्ण रत्नाकर में किया है। ठीक है, अवहट्ट शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया है? अवहट्ट शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया है? ज्योतिरीश्वर ठाकुर ने अपने अपनी जो रचना है वर्ण रत्नाकर में किया है। तो अवहट्ट शब्द का प्रथम प्रयोग कहाँ मिलता है आपको? ज्योतिरीश्वर ठाकुर की वर्ण रत्नाकर की रचना में मिलता है। अवहट्ट अपभ्रंश का ही परिवर्तित रूप है। बिल्कुल, अपभ्रंश का ही परिवर्तित रूप कौन है? अवहट्ट। डॉक्टर सुनीति कुमार चटर्जी ने अपभ्रंश और आधुनिक भारतीय भाषाओं के बीच की कड़ी को अवहट्ट माना है। डॉक्टर सुनीति कुमार चटर्जी ने अपभ्रंश और आधुनिक भारतीय भाषाओं के बीच की कड़ी को अवहट्ट माना है। ठीक है, अवहट्ट माना है। ओके, ठीक है, आगे देखते हैं। सुनीति कुमार चटर्जी ने अवहट्ट माना है। अच्छा, हो गए अपन, इतने ही थे? ओ हो, ये तो दुख वाली बात है, ये तो पीड़ा हुई हमें। 52 प्रश्न पे ही रुक गए। चलिए, हमारे महत्वपूर्ण जो प्रश्न है, हमने लगभग 52 प्रश्न किए। ठीक है, हिंदी भाषा और उसका विकास, जिसमें हिंदी का क्या स्थान है, उसका विकास कहाँ से हुआ है, पाली प्राकृत अपभ्रंश, उसके बाद में खड़ी बोली, कौन कौन सी बोलियां हैं, कौन कौन से अपभ्रंश से वो निकली हुई है, अपभ्रंशों के बारे में जानकारी ली। संविधान में कौन कौन से अनुच्छेद लिखे गए हैं वो हमने देख लिए। कौन कौन से अनुच्छेद के अंतर्गत हिंदी के लिए मानकीकरण स्थापित किया गया, हिंदी के नियमों को स्थापित किया है। प्रचार प्रसार के लिए कौन सा अनुच्छेद निश्चित किया गया है। और आप ये देखिए कि संविधान की भाषा, राजकार्यों में कौन सी भाषा प्रयोग में ली जा रही है, उच्च न्यायालय में भाषाओं के लिए क्या प्रावधान है, वो सारी चीजें हम देख चुके हैं। ठीक है, तो यूनिट 1 लगभग यूनिट 1 हमारी कंप्लीट हो चुकी है। बैच पे भी हमने पूरा कंटेंट पढ़ लिया है उसका, और यहाँ पे लाइव क्लासेस में यूट्यूब की क्लास में हमने उनके PYQs कर लिए हैं। अब हम जाएंगे यूनिट 2 पे, है ना। यूनिट 2 पे लेंगे, और उसके साथ साथ कोई और स्पेशल क्लासेस हैं वो हम आपके लिए क्रिएट कर रहे हैं, तो वो भी आपके समक्ष जल्दी ही प्रस्तुत होगी। तो एक तो पढ़िए, रिवीजन कीजिए, और जो शॉर्ट नोट्स हैं उनको अभी से बनाना शुरू कर दीजिए। ठीक है, बाकी थैंक यू सो मच।